अब बोला नहीं है भाई? हाँ कोई नहीं, अभी देख लो। अरे कोई नहीं यार, देखो देखो निम्नलिखित के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ना पता होना चाहिए कि चूंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है, गिब्स, और गिब्स का मतलब ना अगर नॉर्मल गिब्स आ जाए तो ठीक है, वरना गिब्स आता नहीं है, मानक के साथ में आता है। मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी जीरो लगा के आएगा। तो देखो ऐसे लिख देंगे, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी जीरो बराबर तुम्हारा फॉर्मूला आया होगा माइनस के एन एफ और जी ई सेल। याद आ रहा है? ये होता है। अब यहाँ जो है इसे मानो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ दिया क्या क्या हमारे पास, एन बराबर एफ बराबर ई सेल बराबर। देखो एन बराबर होते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, कितने गण के होंगे, कितने निकले होंगे, इन्हें देख कर पता चल जाता है 2। एफ का मान सबको पता होता है, कितना होता है 96,500 कूलम। ई सेल का मान पता होता है, मान मतलब फॉर्मूला पता होता है, ई कैथोड। अब इसमें कैथोड की जगह जो है वो तो कॉपर काम कर रहा होगा और इसकी जगह जिंक काम कर रहा होगा। कॉपर की वैल्यू लगा देंगे 0.34 और यहाँ 0.76, यानी कि 0.34 प्लस 0.76 आ जाएगा, मतलब 7×6 हाँ जी, इसका मतलब है 1.10 जो 110 है ये हो गया। अब इतना करने के बाद में हमें देखो ये इसका मान भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। अब हम गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाल देंगे। ये सवाल जब तुमने देखा होगा ना तो स्टार्टिंग में सोचो कि जब हमने ये ना किया होगा, तुमने ये सवाल पढ़ा होगा ना, तो दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार कैसे शुरू होगा, कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, इसका मान भी आ गया, इसका भी आ गया, ई सेल का मान भी आ गया, इसमें लगाओ गुणा करो आंसर आ गया। ये था। अब यहाँ तक 3 नंबर में सवाल आएगा तो 1 नंबर तो तुम्हारा यहाँ फिक्स हो गया, पक्का है, डेल्टा जी। 1 नंबर नहीं, यहाँ तक 2 नंबर हो जाएंगे। और डेल्टा जी बराबर माइनस के एन की जगह तो 2 आ जाएगा, इसकी जगह 96,500 आ जाएगा, और ई सेल की जगह जो है 1.10 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा कैलकुलेटर से डायरेक्ट बता देना जरा कितना आ जाएगा। चलो इसका दुगना कर लो। हाँ 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13 और 9 दूनी 18 और 1 19। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इतने रह दो। देखो अब 11 से भी कर लेंगे, 3 जीरो तो आ गए, 11 दिया 33, 11 नाम 99 और 3 102, 11 का 11 और 10 21, 10 यहाँ लग जाएगा माइनस, यानी कि 21 23 00। यह आ गया तुम्हारा डेल्टा जी का मान। और ये किस में आएगा, जूल। अब ये तो तुम्हारा आ गया गिब्स मुक्त ऊर्जा। वो कहना है साम्य स्थिरांक में और पता करना है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में एक संबंध निकाला था हमने। याद आ रहा है कुछ? ठीक है जी। और टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ स्टार्टिंग में दे देते हैं ऐसे ही, निम्नलिखित के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर, या ऐसे बोल देंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित के लिए, ऐसे करके स्टार्टिंग में दे देंगे। तो वो क्योंकि यहाँ टी की जरूरत पड़ेगी तो टी का मान वो चाहे तो लास्ट में यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसे करके कि टी बराबर जो है वो तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे भी दे सकते हैं, या ऊपर भी कहीं भी। यह आ गया। अब यहाँ से हमें केसी का मान निकालना है, याद रखना। तो अभी जो ना अभी ये ई वाला चल रहा है, इसमें गुणा कर देंगे हम माइनस के 2.303 से गुणा कर देते हैं RT। तो अब ये 10 वाला बन गया है, क्योंकि लॉग टेबल जो होती है ना वो ई पे नहीं देखी जाती है, 10 पे देखी जाती है। और डेल्टा जी, यहाँ से हमें केसी का मान निकालना है। केसी का मान निकालने के लिए पहले सारी वैल्यू लगा देंगे। डेल्टा जी का मान लगा दो, माइनस के कितना आया है
माइनस के 2.303, आर का मान आ जाता है जूल में ना, यहाँ 3.314 आर का मान, और टी का मान आ जाता है 25 डिग्री सेल्सियस है, 273 जोड़ देंगे हैं, और ये केसी, ठीक है जी। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, इन सब की गुणा होनी है, कर दो। ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि log केसी बराबर जो है वो 23/2.303 गुणा 8.314 गुणा 298 को तुम ऐसे लिख दो 300 माइनस 2, दशमलव लगा देंगे, 10 की घात 3 तो ये आ जाएगा, और 3 ही आ जाएगा, इसका भी दशमलव हट जाएगा। गुणा करनी है जी, बैठ के तसल्ली से गुणा करते रहो, गुणा करनी है, भाग भी करनी है। अब सुनो इधर, अरे सुनो, यहाँ जो भी मान आ जाएगा log केसी है। अब यहाँ log केसी है, अब log केसी है तो जाहिर सी बात है हमें तो खाली केसी का मान निकालना है, तो यहाँ हम लाइन लिखते हैं ऐसे करके कि एंटी log, ऐसे दोनों पक्षों का एंटी log लेने पर, जब एंटी log लेते हैं ना तो ये log खत्म हो जाता है, यहाँ तो केसी रह जाता है और यहाँ एंटी log आ जाता है, एंटी log इसका मान, और यहाँ जो भी मान आएगा वो मान देखना तुमसे आता ही है, जो दशमलव से पहले का मान होगा, सोचो यहाँ जैसे 22 होगा, 0.456 कुछ ऐसा होगा, तो ये तो 1 प्लस होगा 10 की घात बन जाएगा आगे वाला। यहाँ एंटी log टेबल में 45 का आगे का वो देख लेंगे ऐसा करके, जो भी मान है तो जो भी आ जाएगा वो केसी का मान आ जाएगा। देखो 10 की घात ऐसा करके जो भी आएगी वो तो आ जाएगी, जो यहाँ होगा एक बढ़ के, बाकी यहाँ इसका मान आ जाएगा दशमलव में, ठीक है जी। तो गुणा है, तुम लोगों को खुद ही करनी है एग्जाम में भी, तो यहाँ से गुणा करके इसे डिवाइड कर लो, यहाँ जो भी आंसर आ जाएगा करो जल्दी, या घर के लिए छोड़ देना, ये सवाल उतार लो, आज चैप्टर लास्ट करेंगे ये। कैलकुलेटर से बता दो यार कितनी आ रही है, मैं अभी बता दूंगा आंसर, घर जाके करते रहना आराम से कैलकुलेशन। देख लो लास्ट कैलकुलेशन वो देख लो जरा, log टेबल एंटी log टेबल भी निकाल लेंगे। देखो इधर ये मान आया है, हम कहेंगे दोनों पक्षों का एंटी log लेने पर, जब दोनों पक्षों का एंटी log लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37.2074। अब यहाँ हमें देखो केसी बराबर जो है, तो एंटी log जो है, एंटी log वो 0.2074 का लेना है, गुणा 10 की घात 37 प्लस 1 हो जाता है, ठीक है जी। अब जो है वो तुम्हें 20 के आगे का 7 देखना है एंटी log टेबल में, देख लेना साहब, 16-11 बता रहे हैं, यही कंफर्म है कोई और है? 16-11 है, और उसके आगे का तुम्हें 4 और देखना उसी खड़ी लाइनों में, 1 प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 1, तो यहाँ आ जाएगा 16-12 गुणा 10 की घात 38। केसी का मान नियतांक होता है, मात्रा कुछ होता नहीं है इसका, ये आंसर आ जाता है तुम्हारा। सवाल log टेबल के सवाल भी हो गए, एंटी log टेबल के देखो आएंगे सवाल ऐसे ही, बस यहाँ मान बदलते रहेंगे, क्रोमियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, मान ही बदले हुए होंगे, बाकी सवाल हर किसी के ऐसे होंगे। नर समीकरण से हो सकते हैं या गिब्स मुक्त ऊर्जा से। एक और करवाया था, उससे करवाया था कॉल लाउस के नियम से, कि उनमें से किन्हीं 3 का मान दे देंगे, चौथे का तुमसे पूछ लेंगे, ठीक है जी। एसएचजी का नाम सबने सुना है, क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ धातु तो हो नहीं सकती, यहाँ इलेक्ट्रोड जो लिया जाता है वो पीटी का लिया जाता है। जब पीटी का लिया जाता है तो उसमें दाब भी बताया जाता है। फिर तो होता क्या है कि इसकी जो समीकरण बनेगी, देखो ऐसा करके बनेगी कि एफ से तो एफ 2 प्लस बने होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ग्रहण किए होंगे
और H2 बन गया होगा। ठीक है, अब जब इसमें समीकरण बनेगी कट कटा के ये, तो यहाँ हो जाएगा Fe2H प्लस Fe2 प्लस और H2। अब इसमें जब तुम नट समीकरण इसके लिए लिखोगे तो देखो बस यही थोड़ी सी काम की चीज़ है, इसे देख लेना। 0,591/n log, देखो सबसे पहले तो ये आ जाएगा Fe, तो Fe की सांद्रता और H2 की सांद्रता, तो H2 तो नॉर्मली है, गैस होगी तो सांद्रता सबकी यहाँ 1 हो गई। यहाँ जाता है Fe की सांद्रता, और जी यहाँ जाता है H प्लस की सांद्रता। और ये कौन पूछ रहा था कि द स्क्वायर कब आता है, अगर यहाँ 3 होता, 3 मोल इसके अणु लिए जाते तो यहाँ घात 3 हो जाती, उसी के ऊपर घात 3 हो जाती है, यानी कि जितने यहाँ अणु होते हैं, जितने यहाँ अणु होते हैं वो उसके साथ गुणा में नहीं होते, फिर वो घात में चले जाते हैं। ठीक है ना, घात में इसलिए जाते हैं क्योंकि H यहाँ 2 बार है, तो सांद्रता इसकी 2 बार लिखी जाएगी, ऐसा लिख करके लिखी जाएगी। तो जब 2H गुणा में होंगे ना तो वो स्क्वायर हो जाता है ऑटोमेटिक। ऐसे 3 बार H होते, इस 2H का मतलब ऐसा नहीं होता है, 2H का मतलब ऐसा होता है कि H प्लस ऐसे लिए गए होंगे, तो इसलिए 2 बार सांद्रता लिखेंगे, 2 बार सांद्रता लिखेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए, 3 बार होता है तो 3 बार लिखा जाता है तो वो स्क्वायर आ जाता है, इसलिए हम वैसे 2 ही लिख देते हैं। यहाँ आ गया। इतना करने के बाद में अब देखो इसका क्या यूज है, एक बार का मतलब है इतना दाब है और प्लेटिनम लिया गया है, तो इसके लिए यहाँ गुणा में ऐसे लिख दिया जाता है कि दाब आ जाता है H2 का ये, तो साथ में अब यहाँ 2 बार भी दे सकता है, 3 बार भी, या वायुमंडल दे सकता है, तो वो यहाँ गुणा में लिखना पड़ेगा लॉग के साथ में आगे को। तो अब जो है आगे का मान तो तुम यहाँ लगा दोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये भी सब आ जाएगा, इनकी सबकी वैल्यू लगा दोगे, और यहाँ PH2 का मान जो उन्होंने 1 ही दिया है, तो कुछ खास नजर आएगा नहीं, तुम्हें अंतर नजर नहीं आएगा। यहाँ 2 या 3 देता जाए, 1.5 देता ना, तो सवाल बदल जाता हमारा फिर। समझ गए, तो कभी कभी अगर एक बार से आ जाए तो घबराना नहीं है। एक बार का मतलब ये प्लेटिनम के लिए दाब होता है, जब SH लिया जाता है तो उसका दाब होता है, तो वहीं लिख दिया जाता है, बस ये बताना था। बाकी सवाल तो तुम लोग कर ही लोगे जैसे करते हैं। ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसकी वैल्यू लगा देंगे। Fe की जो वैल्यू होती है वो माइनस के 0.44 वोल्ट होती है। बाकी H का मान जो होता है ना, H का मान EH प्लस से H जो बने होंगे वो 0 होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव H का 0 होता है, तो ये ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो वो एक नंबर वाले सवाल आते हैं, और 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो 2 नंबर में आता है ये तो, कि सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर लिखिए, ऐसे कहा जाता है। तो छोटा सा ही होता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 अंतर तो सारे होते हैं। एक और लिख देंगे EMF, एक और लिख देंगे विभवांतर, इसका नंबर 1 पॉइंट आ जाता है। सवाल उतार लो। जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभव को सेल का EMF कहते हैं। सेल का EMF कहते हैं। विभवांतर में लिख दो, जब सेल से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और बाकी सेम लाइन लिख दो, नहीं हटा देना बस। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बाकी सेम लिख दो। नंबर 2 लिखेंगे,
हाँ इधर 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 लिखना तो ये विद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, कहने का मतलब ये। नंबर सेकंड लिखेंगे, यह है सेल की अधिकतम ऊर्जा होती है। इसमें लिख दो विभवांतर में, विभवांतर का मान सदैव ईएमएफ से कम होता है। विभवांतर का मान सदैव ईएमएफ से कम होता है, सदैव ईएमएफ से कम होता है। नंबर लास्ट लिखेंगे थर्ड, इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है। विभव मापी द्वारा मापा जाता है, अभी फिजिक्स में पढ़ोगे इसे। विभव मापी क्या होता है? इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है। विभवांतर में लिख देंगे, इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ईएमएफ में आंतरिक प्रतिरोध ऐड हो जाता है, बाहर वाला प्रतिरोध नहीं होता। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? निम्नलिखित को अपचयित करने में कितने आवेश की आवश्यकता होगी? रुक के जाइए, तसल्ली में खिलाएंगे तुम्हें। एक वो गाना एक हो गया भाई। अब जरा देख लो, आंसर भी देख लो, अब बाद में बता लेना जिसका रह गया। देखो इधर देखो, एक मोल एल्यूमिनियम 3 आवेश को एल्यूमिनियम में बदलने में कितने आवेश की आवश्यकता होगी? तो दरअसल एल्यूमिनियम जब ये कन्वर्ट हुआ होगा, अपचयित हुआ होगा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हुई होगी। कैसे बनाने में? एल्यूमिनियम बनने में। तो n बराबर कितना हो गया? 3। अब जो Q बराबर होता है ना, वो NF होता है, NF, ठीक है जी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा फैराडे स्थिरांक जो होता है। अब ये तो 3 हो गया, और F का मान होता है 96 500। और इतने कूलाम आवेश हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर में सवाल आ जाते हैं ऐसे। इसमें जब इसमें हम कन्वर्ट करेंगे कॉपर को
तो Cu2+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो यहाँ Q बराबर जो होगा ना वो NF हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 96,500। कितना आया था भाई? 19 ऐसे कुछ आया दिखा था। और जी थर्ड में Ag को एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा Ag बनने में, तो N बराबर तो 1 आ जाएगा, Q बराबर होता है NF, छियानवे 500 कूलाम हो जाएगा Q का मान। ये हो जाता है, उतार लो इसे। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा आएगा, लवण सेतु का कार्य लिखे और उसमें चाहे तो डायरेक्टली लिख देना, वरना ऐसे निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, लवण सेतु विद्युत परिपथ पूर्ण करता है। नंबर 2, यह विद्युत धारा को प्रवाहित होने में सहायता करता है। यह विद्युत धारा को प्रवाहित होने में सहायता करता है। नंबर 3, यह आयनों को प्रवाहित होने देता है। यह आयनों को प्रवाहित होने देता है, जिससे बिलियनों की उदासीनता बनी रहती है। जिससे बिलियनों की उदासीनता बनी रहती है। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो, लिखो जरा। लंबे समय तक, क्वेश्चन है क्वेश्चन, लंबे समय तक प्रयोग करने पर, लंबे समय तक प्रयोग करने पर शुष्क सेल मृत क्यों हो जाते हैं? अरे उसे छोड़ो, तुम लिखो मृत क्यों हो जाते हैं। आंसर में लिखेंगे शुष्क सेल में मृत क्यों हो जाते हैं, इसमें लिखेंगे आंसर में शुष्क सेल में अम्लीय जिंक क्लोराइड ZnCl2 होता है। जिंक क्लोराइड शुष्क सेल में अम्लीय जिंक क्लोराइड होता है, जो जिंक के पात्र को क्षरित कर देता है। जिंक के पात्र को क्षरित कर देता है, जिससे शुष्क सेल मृत हो जाता है। जिससे शुष्क सेल मृत हो जाता है। क्वेश्चन है, सेल में डीसी धारा प्रवाहित क्यों नहीं करते हैं? सेल में डीसी धारा प्रवाहित क्यों नहीं करते हैं? डीसी धारा प्रवाहित क्यों नहीं करते हैं? हमेशा एसी धारा प्रवाहित करते हैं, डीसी नहीं करते हैं। इसमें लेंगे आंसर में सेल में डीसी धारा प्रवाहित करने पर
सेल में डीसी धारा प्रवाहित करने पर बिलियनों का विद्युत अपघटन हो जाता है, बिलियनों का विद्युत अपघटन हो जाता है, जिससे सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, जिससे सांद्रता परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सेल में एसी धारा प्रवाहित करते हैं, इसलिए सेल में एसी धारा प्रवाहित करते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी शीघ्रता से अपचयित हो जाएगी? कोई भी धातु दे सकते हैं, वो तुम्हें देखना है कौन सी पहले अपचयित हो जाएगी। तो भाई कौन सी अपचयित हो जाएगी? तो याद रखना, अपचयित होने का मतलब है कौन सा स्थायित्व जल्दी प्राप्त कर लेगी। स्थायित्व होने का मतलब कौन सी इनमें ज़्यादा स्थायी रहेगी। ठीक है जी। अभी इस टाइम ये आयनिक अवस्था में है, इसका मतलब ये किसी न किसी से क्रिया करने के लिए तैयार है। ठीक है जी। मतलब जल्दी से कौन सी इसमें से खत्म हो जाती है, तो वो तो हो गई कि वो क्रियाशील कौन सी है। तो जो जितनी ज़्यादा क्रियाशील होती है ना, उतनी कम अपचयित होती है। याद रखना, जितनी ज़्यादा क्रियाशील होती है उतनी कम अपचयित होती है। तो अब बताओ फिर Ag। अब हम कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, क्योंकि नीचे होता है ना, ये प्लस में पहुंच जाता है, इसका प्लस में 80 हो जाता है, 0.80। तो हम ऐसे लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, जिस कारण ये शीघ्रता से अपचयित हो जाती है अन्य धातुओं की तुलना में। ठीक है, इसके बारे में लिख रहे हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जितनी ज़्यादा नीचे होगी उतनी ही शीघ्रता से अपचयित होगी। इसमें लेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव, Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, अधिक होता है, जिस कारण यह है शीघ्रता से अपचयित हो जाती है। हो गया जी।